नमस्कार, रोहित रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ, जहां पर पिछले 50 दिनों से ओआरओपी और एमएसपी की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन पे भूतपूर्व सैनिक पूरे भारतवर्ष से आकर के बैठे हुए हैं। और आज हमारे साथ में जो पीछे चेहरे देख रहे हैं, ये जो चेहरे हैं ये पंजाब के हैं, होशियारपुर से और लुधियाना से जो भूतपूर्व सैनिक है वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज कैमरे पे मौजूद हैं। सर, रोहित रिपोर्टर चैनल में आपका स्वागत है। आप अपना एक बार परिचय दे दीजिए। मैं सूरज मेजर बैटलर जितेंद्र सिंह राणा, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर, वाइस प्रेसिडेंट पंजाब डिफेंस बैटलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया लीग। ये मेरा आपका परिचय? मैं कैप्टन कुलवंत सिंह, डिफेंस वेटरन ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी पंजाब। सर, आपका क्या परिचय है? देखिए है जो साढ़े OROP की मांग है, नायक बलविंदर सिंह, एक्स सर्विसमैन, वेटरन होशियारपुर डिफेंस वेटरन। लगातार 50 दिनों से जवान धरने पे बैठे हुए हैं, धूप में, बरसात में, हर तरीके से, पर सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग रही। इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार को एक तो ये पता है कि ये डिफेंस फोर्स बेल्ट फोर्स वाली डिसिप्लिन फोर्स है, कोई उत्पात नहीं मचाएंगे, शांति से बैठे हैं। कुछ वो वेट कर रहे हैं कि जब तक कोई ज़्यादा उत्पात या कोई ऐसा काम ना करें, रेल रोको या कोई ऐसी इस तरह की वारदातें करें, ताकि गवर्नमेंट को ये मौका मिल जाए कि ये तो राजनीति से प्रेरित है। तो इसलिए जब गवर्नमेंट नहीं मानी तो इस जंतर मंतर के धरने को और तेज़ देशव्यापी हड़ताल के तौर पर किया जाएगा। सर, जैसा कि देखा जाता है कि किसान आंदोलन की बात आती है तो पंजाब सबसे पहले हिस्सा लिया, और जब जो जवानों के आंदोलन हुए तो जवान भी बढ़ चढ़ के सबसे पहले हिस्सा ले रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे सर, ये बताएं। देखो, पंजाब की तरफ से पहले क्रांतिकारी उठी है। हाँ। या पंजाब के अंदर हिमाचल हरियाणा भी आ सकते हैं, ठीक है ना। वो पहले जो 1965 में जो हमारा पंजाब हरियाणा हिमाचल बांट गए, तो हम लोग एक ही हैं। तो हम पंजाब को हरियाणा को एक ही मानते हैं, क्योंकि ये पंजाब का जो हरियाणा और हिमाचल छोटा भरा हुआ, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कुर्बानी हमारे पंजाब की 93%, और हमारे हिमाचल और हमारे जो हरियाणा जो हमारा नाल हमारे जो लग हमारे से बिछड़ गया, तो उनसे हम पूरे संघर्ष, पहले पंजाब का संघर्ष यहाँ दिल्ली में पहुँचा, पर किसान का धरना हो, बना कोई भी धरना हो, तो पहले आवाज़ पंजाब ही उठाता है। अब उसके बाद हरियाणा और हिमाचल एक साथ इकट्ठे होते, यूपी, सब पूरा इंडिया इकट्ठा हो जाता है बाद में। सर, जो पूरे देश से समर्थन मिल रहा है भूतपूर्व सैनिकों का और लगातार संघर्ष जारी है, इस तरीके से कब तक संघर्ष करते रहेंगे? जो कि संघर्ष कर रहे हैं भूतपूर्व सैनिक ज़्यादातर बुजुर्ग अवस्था में हैं। ये संघर्ष अगर हम किसान आंदोलन से लें तो किसान आंदोलन भी तकरीबन 1 साल कंटिन्यूज अपना मांगों पर बैठा रहा। हाँ। और सरकार की नींद जो है 1 साल बाद खुली। तो इसी तरह से अगर हमें भी किसानों की लीह पर चलना पड़ा तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। पूरे हिंदुस्तान की तरफ से एक यूनाइटेड ग्रुप बनाया गया, जिसकी आज मीटिंग थी। उसी मीटिंग के उपलक्ष्य में हम आए थे, और वो हमारा यूनाइटेड ग्रुप फॉर्म अप हो गया, जो आगे की रणनीति बनाएगा। पूरे ऑल इंडिया लेवल पे जो हमारी जथेबंदियाँ, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो उसको फॉलो करेंगे। कुछ लोग जो हैं कि आप लोग का धरना प्रदर्शन को उखाड़ फेंकने की बात करते हैं, तोड़ने के लिए अंदर घुस जाते हैं, उनको क्या संदेश देंगे? मैं उन लोगों को, जो कुछ हमारी जथेबंदियों के रूप में भी ऐसे लोग हैं जो स्लीपर सेल का काम करते हैं, उन लोगों से कितनी भी कोशिश कर लें, तोड़ लें, पर हमारे जो कहते हैं ना कि अगर गद्दारों की कमी नहीं है तो हमारे देशभक्तों की भी कमी नहीं है। इसी प्रकार से किसानों के आंदोलन में भी कभी उनको खालिस्तानी बोला गया, कभी नक्सलाइट बोला गया। उस आंदोलन पे भी मैं स्टेज शेयर किया था, हम आए थे वहाँ पर भी, लेकिन हमें कोई ऐसा विध्वंस नज़र नहीं आया जो कि ANE हो, एंटी नेशनल एलिमेंट्स हो, पर फिर भी उनको पहले बदनाम किया गया, डीरेल करने की कोशिश की गई, लेकिन वो कामयाब हुए। इस प्रकार से हमारे को ऐसी जथेबंदियों से डरने की ज़रूरत नहीं जो हमें डीरेल करना चाहते हैं या गवर्नमेंट का पिट्ठू बन के काम कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि जो अपना किसान है बॉर्डर पे 13 महीने टिके रहे, पर 13 महीने के अंदर इतना उतार चढ़ाव देखा उन लोगों ने, और जो है कि 800 से ज़्यादा जवान जो है कि शहीद हो गए, तो अपने जान गंवा बैठे, तब कहीं जाकर के सरकार 3 काले कानून को वापस लेने की घोषणा करती है। ऐसा ही कुछ इसमें भी देखने को सरकार जो है कि बैठी है क्या? अगर सरकार की यही मंशा है तो हमें मंजूर है।
ये जवान जो बुजुर्ग हैं ये देश के 1 इंच ज़मीन की खातिर गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं और ये अपने हक लेने के लिए या अपने बच्चों को हक दिलाने के लिए क्यों पीछे हटेंगे। हम हर तरह की मुसीबत का सामना करने को तैयार हैं। ऐसा नहीं लगता कि जो ये आप लोगों की मांग है वो नाजायज़ मांग है इसलिए सरकार नहीं मान रही? नहीं, नाजायज़ मांग नहीं हमारी, ये जो हमारे को पहले से ही हमारे का जो 1 रैंक 1 पेंशन हमारा जेसी और जवानों का होता, ना कि अफसरों का। हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे। जो हमारा 1 रैंक 1 हो गया, एक एमएसपी की बात करिए, जो एमएसपी जो वर्ल्ड के अंदर आर्मी है उनकी जो एमएसपी है एक जैसी है। जैसी हमारी विडो नारी है, विधवा नारी है, उनकी जो पेंशन है बहुत कम है, 14,000। अफसरों की ऐसा नहीं अभी अफसरों के सेम होना, लेडी की सेम होनी चाहिए, क्योंकि कम से कम जो हमारी विधवा नारी है उनकी कम से कम 30-32 हज़ार तक, 34-35 हज़ार तक होना चाहिए, क्योंकि अपने बच्चों को पाल सके। तो वो अफसरों की फैमिली की 58,000 है, कितनी है, काफ़ी ज़्यादा है। और हमारी वीर नारी की भी सम बराबर होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जी, आप क्या चाहेंगे? इस प्रकार की कोई मांग नाजायज़ नहीं है हमारी जो मांगे हैं, हमने राष्ट्रपति, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर दिया है, थ्रू डीसी भी दिया है, स्पीड पोस्ट भी किया है। उसमें हमारी 12-13 मांगे हैं। जैसे साहब ने बताया कि 1 रैंक 1 पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन गवर्नमेंट ने ऐलान किया था 2014 में, 23 जनवरी 2014 में, और हर 5 साल बाद उठेगी करके। अभी जो हमारी सेकंड OROP 2019 में लागू थी, जिसका अभी पेंडिंग कर करके 2023 आ गया, 2024 में हमारे को OROP 3 लागू है। और उसमें जो हमारी मांगे हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू की जाए, उसमें बहुत विसंगतियाँ हैं जो कि हमने लिखा है। दूसरा हमारी डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर, डिसेबिलिटी इन द सेंस कि कोई जवान अगर कोई सेना में रहते हुए जख्मी हो जाए, कुछ उसका हिस्सा डिसेबल हो जाए, तो उसको एक मतलब गवर्नमेंट एक इंसेंटिव देती है, जिसको डिसेबिलिटी पेंशन कहते हैं। अब आप बताओ, हमारे 97% जवान हैं जो फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, पहली गोली दुश्मन की छाती पर वो खाते हैं, और 3% अफसर हैं। तो अगर एक गोली अफसर को लगती है और एक गोली जवान को लगती है, दुख तो उतना ही होता है, डिसेबल उतना ही होता है, फिर उस पेंशन में फ़र्क क्यों? ठीक है, अफसर पढ़ लिख के जाता है, उसकी पे में फ़र्क हो, फिर डिसेबिलिटी में फ़र्क क्यों? डिसेबिलिटी तो सबकी बराबर होनी चाहिए। उसके बाद वही विडो पेंशन जो साहब ने बताया, विडो पेंशन इन द सेंस अगर हमारा एक जवान आज डेथ हो जाती है और उसकी विडो को जो है गवर्नमेंट 30% पेंशन कर देती है, उसकी जो चल रही है एट प्रेजेंट उससे 30% रख देगी। आप बताओ, जो बंदा नौकरी करके आया सेना में, वो साइड बिजनेस करता है, कोई गार्ड की नौकरी या कोई सुपरवाइज़र की नौकरी करता है, उसको पेंशन प्लस वो पे मिलती है। जब वो ख़त्म हो गया, एक तो उसका घर का कमाने वाला चला गया, दूसरा उसकी पेंशन गवर्नमेंट और कम कर देती है। तो उस चीज़ को आप जायज़ समझते हैं, नाजायज़ समझते हैं? वो विधवा नारी कहाँ जाएगी? ना उसको दवाई, बच्चों का खर्चे कहाँ से पूरा करेगी? तो ये गवर्नमेंट की बहुत नाइंसाफ़ी है। गवर्नमेंट विधवा को पेंशन दे रहा है और हर चीज़ की सुविधा भी तो दे रही है ना। लेकिन आप बताओ, अगर उसको 1000 रुपया मिलता है तो 700 रुपया कर देती है, मतलब 700 रुपया काट लेती है, 30% पेंशन रख देती है। तो आप 300 रुपये से क्या करेंगे? क्या सुविधा लेगी? उसको घर के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा। एक जवान नौकरी करता है 17 साल, 35-40 साल की उम्र में पेंशन आ जाता है और उसका पूरा कैरियर बाकी होता है, बच्चे उसके छोटे होते हैं। एक ऑफिसर नौकरी करता है 58 साल तक, 58 साल तक करता है, और वो जो पेंशन आता है उसके पोता 10 साल का होता है, ग्रैंडसन 10 साल का हो जाता है। जबकि एक जवान आता है 35 साल की उम्र में, उसका बेटा 10 साल का होता है। आप बताओ, पोते की खर्चा ज़्यादा या पुत्र का खर्चा का, बेटी का खर्चा ज़्यादा? वो वेरिएशन जो है 1 रैंक 1 पेंशन का मतलब ये थी कि जो बच्चे 35-40 साल में आ जाते हैं उनको पेंशन बराबर की जाए, और जो 58 साल तक करता है उसको लागू नहीं था। लेकिन ऑफिसर्स ने लड़के अपने लिए लागू किया, जवानों के लिए लागू नहीं किया। चलिए, ये दूसरा सवाल ले लेता हूँ कि आप तीनों लोग जो है कि सेना में काम करके आए हैं, 20 साल, 25 साल, 30 साल जो भी सर्विस की आपने। अभी कुछ दिन पहले जो है कि मोदी जी ने एक अग्निवीर योजना लॉन्च किया, तो उसको आप क्या सही मानते हैं या गलत मानते हैं? नहीं, हम इसको बिल्कुल सही नहीं मानते और इसका विरोध भी करते हैं कि अग्निवीर योजना सही नहीं है। आज मैं पैराशूट रेजिमेंट से रिटायर्ड हूँ, और नॉर्मल जवान जो है 4 साल में बोल रहे कि उसको मतलब
75% को उसको घर भेज दिया जाएगा। और जो पैरा कमांडो में जवान ट्रेनिंग करता है 4-5 साल तक उसकी ट्रेनिंग में लग जाते हैं, सीखने में लग जाते हैं, तो वो ऐसे ग्रुपों में कैसे करेंगे। और ग्रेड 1 होने के लिए उसको 5 साल लगते हैं। अगर हमारे टाइम पे जब सिपाही ग्रेड 1 होता था तो 5 साल में करते थे, लेकिन आज ये 4 साल में उसको घर बिठा रहे हैं। और मान लो जो अग्निवीर भर्ती हुआ है, कोई ऑपरेशन लॉन्च हो गया, कोई मिलिटेंट कोलैप्स हो गया, जो फायर आएगा तो अग्निवीर को तो पता है मैं 4 साल बाद जाना है, मैं क्यों आगे जाऊंगा। तो वो जुनून, वो जज्बा की कमी रहेगी। आप अग्निवीर योजना को कैसे मानते हैं, किस नज़र से देखते हैं? नहीं, हम भी तो अग्निवीर का विरोध ही करते हैं, क्योंकि अग्निवीर की ट्रेनिंग है जी 2-2 साल की ट्रेनिंग होती है, वहाँ उसके अंदर उनकी छुट्टी रहती है, तो कहाँ वो कवर नहीं पा कर पाएंगे। ये चीज़ तो नहीं, हम सरकार से भी अपील करते हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो रेगुलर भर्ती चलती है, 17 साल की जवान करके आता है, ब्लड आ जाता है, प्री मेरे चाह रहता है, वो ही सेम होना चाहिए। अभी हमारे चैनल के माध्यम से आपको लाखों दर्शक इस समय पे देख रहे हैं देश के कोने कोने से, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, या उन भूतपूर्व सैनिकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो किसी कारणवश यहाँ धरने पर नहीं आ पा रहे हैं? हम उनको यही देंगे, हम जो ये जंतर मंतर पे धरना चल रहा है, जो हम अपनी मांगों के लिए अड़े हुए हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, मैं हाथ जोड़ के गवर्नमेंट को भी बेनती करता हूं कि इसको रिव्यू डाला जाए, दोबारा इसके ऊपर सोच विचार किया जाए, दोबारा कमेटी बैठे, और वो कमेटी में भी आर्मी ऑफिसर्स नहीं होने चाहिए, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस हों जो इस कमेटी को पुनर्विचार करें। और मैं जो घर में बैठे सैनिक और उनके डिपेंडेंट्स हैं, उन बच्चों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो मांगे लेकर हम आए हैं, इन मांगों को मनवा कर ही वापस जाएंगे। थैंक यू। ये थे हमारे भूतपूर्व सैनिकों के विचार। आप लोगों को कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।